Good morning. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। देखिए आज अपन BA पार्ट द्वितीय वर्ष में पेपर सेकंड में राजस्थान का भूगोल का टॉपिक ले रहे हैं। राजस्थान के धरातलीय या भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेश, इन्हें भू आकृतिक प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए राजस्थान को धरातलीय दृष्टि से कुल 4 प्रदेशों में विभक्त किया गया है, क्योंकि राजस्थान का धरातल एक समान नहीं है। कहीं पर उबड़ खाबड़ पहाड़ी भाग हैं, कहीं पर पठारी भाग हैं, कहीं मैदानी भाग हैं, कहीं मरुस्थलीय भाग हैं और कहीं पर्वतीय इलाकाएँ देखी जाती हैं। इसलिए वैसे राजस्थान को सर्वप्रथम प्रोफेसर VC मिश्रा ने 7 भौगोलिक या धरातलीय प्रदेशों में बांटा था, किंतु मोटे तौर पर राजस्थान को धरातलीय आधार पर कुल 4 प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखिए राजस्थान के ये जो धरातलीय भाग हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के भाग हैं या फिर ये किसके अवशेष कहलाते हैं। तो आपको विदित होगा कि हमने BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि भी जो अभी आप 7 महाद्वीप देख रहे हैं, पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, एक ही विशाल भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। और ये जब आपको पता है कि जब पेंजिया जो है कालांतर में 2 भागों में टूट गया, तो जो पेंजिया का उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। अब हमने ये भी पढ़ा था कि भी भारत के भौतिक प्रदेश हैं, इसमें भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपने पढ़ा था कि भी जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हैं। इसी तरह से हमने कहा था कि भी हमारा पूर्वी राजस्थान है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान का भाग कहलाता है। तो देखिएगा राजस्थान के चारों जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के भाग हैं और प्राग ऐतिहासिक काल में जब इस 2 भूखंडों में बंटा हुआ था तो राजस्थान के ये चारों जो भौतिक प्रदेश हैं वो इन दोनों भौतिक भूखंडों के भाग कहलाए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के भाग कहलाए। अब देखिए कौन सा किसका भाग है। तो देखिए राजस्थान का भूखंड विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशिष्ट भाग है जो कि गोंडवाना लैंड से संबंधित है। गोंडवाना लैंड यानी प्री कैम्ब्रियन युगीन। तो बताइए राजस्थान में कौन से 2 भूखंड गोंडवाना लैंड के भाग कहलाते हैं। तो राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश, एक तो अरावली पर्वतमाला और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, ये गोंडवाना लैंड के भाग कहलाते हैं। तो अब बताइए राजस्थान में 33 सागर के कौन से अवशेष कहलाते हैं। तो 33 सागर के 2 भाग राजस्थान में हैं, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 33 सागर का भाग है। तो अब आप बताइएगा कि अंगारा लैंड का कौन सा भाग या राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश अंगारा लैंड का अवशेष कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में अंगारा लैंड का अवशेष नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि भाई गोंडवाना लैंड के अवशेष राजस्थान में कौन है, अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और 33 सागर के अवशेष कौन से हैं, तो मरुस्थलीय भाग और मैदानी भाग। देखिए कर्नल जेम्स टॉड की जो किताब है द एनालस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, कौन सी किताब, द एनालस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। कौन थे कर्नल जेम्स टॉड, ये राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाए। तो इसमें राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। बताइए वो 3 शब्द कौन से, एक था मरु, दूसरा मेरू और तीसरा था माल। तो बताइएगा मरु का मतलब क्या बताया गया कर्नल जेम्स टॉड ने, मरुस्थल। मेरू का मतलब पर्वतीय प्रदेश
और माल का मतलब पठारी भाग। इसका मतलब ये जो भौतिक प्रदेश हैं मरुस्थल, पर्वत और पठार प्राचीन काल से लेके रहे आ रहे हैं, और मैदान जो हैं वो भी इनके टूटने फूटने से बना हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि राजस्थान के भौतिक धरातले या भौगोलिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, और उसके बाद पूर्वी मैदान का, और सबसे बाद में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ। अब देखिए, तो बताइए प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? तो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। अब अपन एक एक भौतिक प्रदेश की बात करते हैं। तो आज अपन बात करते हैं फर्स्ट भौतिक प्रदेश की, वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि ये राजस्थान के लगभग 61.11% भाग में फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अब इस पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश में टोटल जो है 12 जिले शामिल हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 13 जिले आते हैं, इसमें सिरोही के अलावा सारे जिले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं, जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और सीकर जिले। इसके अतिरिक्त सिरोही का कुछ भाग, मान लीजिए पाली, अजमेर के कुछ भाग, इस तरह से ये भाग इसमें आते हैं, है ना। इस प्रदेश का पूर्वी भाग मारवाड़ और पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? थार का। अब बताइए, इसका जो क्षेत्र है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि ये प्रदेश इयोसीन और प्लिस्टोसीन काल में प्रारंभ हुआ, जहाँ पर एक विस्तृत समुद्र था, यानी कि 33 सागर था। अब हम बात करते हैं कि थार मरुस्थल, तो ये पाकिस्तान के थार जिले तक विस्तृत हैं। कहाँ तक है? थार जिले तक है। ये मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 644 किलोमीटर लंबा और 360 किलोमीटर चौड़ा रेतीला भाग है। थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला एवं सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता यही है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा यही है। जैव विविधता इसलिए है क्योंकि विश्व के अंदर बहुत हज़ारों किलोमीटर के अंदर मरुस्थलों के आसपास कोई सागर नहीं है। हमारे यहाँ तो 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर हैं और 225 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी है, इसलिए जैव विविधता और जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर अधिक पाया जाता है। वैसे कहा जाता है कि जो थार का मरुस्थल हैं वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल यानी सारा का ही पूर्वी भाग है, जो उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब, ईरान, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। इस थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है, और ये थार का मरुस्थल मानसून या भारतीय ऋतु चक्र को नियमित करता है। भारत में मानसून लाने में ये बहुत सहायक हैं, क्योंकि गर्मियों में थार का मरुस्थल की रेतीली मिट्टी अत्यधिक गर्म होती हैं और लो प्रेशर का डेवलप होता है। इससे यहाँ पर हवाएं चलती हाई से लो की ओर, और इस तरह से भारत का ये थार मरुस्थल मानसून को निमंत्रित करता है। देखिए, यहाँ थार मरुस्थल में भूमिगत जल के भंडार भी अच्छे पाए जाते हैं, स्पेशली जो लाटी सीरीज है जैसलमेर में, तो लाटी सीरीज क्षेत्र इसी जो है एक भूगर्भिक जल पट्टी का उदाहरण है, जहाँ पर जो है सेवण घासें खूब पाई जाती हैं, दामन भी हैं वैसे वहाँ पर। अब देखिए, ये जो थार का मरुस्थल है इसे पुनः धरातलीय आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है।
शुष्क मरुस्थल लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि अर्धशुष्क मरुस्थल जो है जिसे राजस्थान बांगर कहा जाता है 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देखिएगा, शुष्क मरुस्थल को हम धरातली आधार पर कुल 3 भागों में बांटते हैं: रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल और मिश्रित मरुस्थल। अब हम पहले बात करते हैं रेतीला मरुस्थल, जहाँ पर चारों ओर रेत के कणों का फैलाव हुए हैं और हवा के झोंकों के साथ रेत भी उड़ती रहती है। तो ऐसा रेतीला मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। अब इस रेतीले मैदान के अंदर भी 2 धरातलीय रूप या स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। एक होता बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा होता बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो 2 प्रदेश हो गए। अब देखिए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा होता है? जिसमें रेत के धुरे हैं, युक्त, चारों तरफ रेत ही रेत हैं, जिनमें अलग अलग तरह की रेत के धुरे होते हैं। जो हवा की दिशा के समानांतर रेत के धुरे होते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। अर्थात पवनानुवर्ती स्तूप हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप हैं, जिन्हें सीफ भी कहा जाता है। ऐसे सीफ जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर और बाड़मेर में अधिक पाए जाते हैं। एक हवा के जो धुरे होते हैं या बालू का स्तूप होते हैं वो हवा की दिशा के समकोण होते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ऐसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर, हनुमानगढ़, रावतसर, गंगानगर, सूरतगढ़ और चुरू में पाए जाते हैं। कुछ रेत के धुरे होते हैं जो अर्धचंद्राकार रेत के धुरे होते हैं। ये अर्धचंद्राकार रेत के धुरों को बरखान या बरछान कहा जाता है। ये शेखावटी में खूब पाए जाते हैं, स्पेशली भालेरी यानी चुरू के आसपास, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओशियाँ, जैसलमेर में ये बरखान देखे जाते हैं। इस तरह के जो है ये 3 जो रेत के धुरे हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और बरखान, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। एक और होते हैं जिनका राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है विस्तार पाया जाता है और हर पेड़ के आसपास पाए जाते हैं, उनपे बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इस तरह से ये था रेतीला मरुस्थल। इसी रेतीले मरुस्थल के अंदर जो है विषैला सर्प पीवना पाया जाता है। इसी जो है रेतीले मरुस्थल में जो घासें होती हैं, सेवण, धामण, है ना, मूंज, इस तरह की जो घासें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। तो देखिए, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वो भाग हैं जहाँ वर्षा कम होती है और यहाँ पर रेत के धोरे नहीं होकर पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि बालू का स्तूपों का अभाव होता है और इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण तहसील के आधे भाग में और फलोदी तहसील के दक्षिण में विस्तृत है। कौन सी तहसील के दक्षिण में है? फलोदी तहसील के दक्षिण में। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा के अंदर में जल जब गड्ढों में भर जाता है, गर्त में, तो वहाँ अस्थायी झीलें या दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिन्हें टाट या रण कहा जाता है। ऐसे टाट या रण में कनोड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण, बाप, ताल छापर, थोब आदि प्रमुख पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ है? तो वो है आकल गांव। देखिए कहाँ है? तो देखिए, जैसलमेर नगर जो है ना, जुरेसिक बालू पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। कौन से काल में? जुरेसिक काल में बना हुआ है। इसी भाग में जैसलमेर के निकट समगांव, जो समगांव कैसा है? पूर्णतः वनस्पति रहित। और आकल गांव कहाँ सा है? जहाँ पर वुड फॉसिल पार्क, जीवावशेष पार्क पाया जाता है। तो जीवावशेष पार्क जो है बेस्ट एग्जाम्पल है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का, जो पथरीला है। तो इस तरह से पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमादा। और कभी कभी जहाँ रेतीला और पथरीला दोनों तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, ऐसे मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। और ये रेग जो है जैसलमेर के निकट रोदरवा और रामगढ़ के पास अधिक पाया जाता है। तो इस तरह से ये पश्चिमी जो रेतीला मरुस्थली भाग था उसको हमने कुल 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और अशुष्क मरुस्थल। तो इस शुष्क मरुस्थल की इस आकृतियाँ आई हैं।
शुष्क मरुस्थल को हमने कितने भागों में पुनः बांट दिया? 3। कौन से थे? रेतीला मरुस्थल, पथरीला और मिश्रित मरुस्थल। और रेतीले मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांटा था। कौन से 2 भाग थे बताइएगा? बालू का युक्त मरुस्थल, बालू का मुक्त प्रदेश। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं अर्ध शुष्क मैदान की, या अर्ध शुष्क मैदान को, जिसे राजस्थान बांगर कहा जाता है। अब देखिए, ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है और ये 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरा, यहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। अब द्रातलीय आधार पर इसको हम 4 उप विभागों में विभाजित करते हैं, है ना? नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी क्षेत्र, गगर क्षेत्र और लूनी बेसिन। हम सबसे पहले बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। तो देखिए, नागौरी उच्च भूमि नागौर जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंतःप्रवाही है। कैसा है? अंतर्प्रवाही। और इसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती हैं, जिनसे नमक का उत्पादन होता है। जैसे सांबर, जो नागौर में भी है, जयपुर में ही है, डीडवाना, है ना, आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में हैं। इस प्रदेश में सोडियम तत्वों की अधिकता होने के कारण ये बंजर और रेतीला प्रदेश है। और यहीं पर कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी पाई जाती हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौरी उच्च भूमि में अत्यधिक लवणीय होने के कारण लोगों की हड्डियाँ बांकी हो रही हैं, टेढ़ी हो रही हैं, इसलिए इसको नागौर उच्च भूमि को बांका पट्टी भी कहा जाता है, या क्या बोलते हैं? बांका पट्टी। ठीक है। अगला देखिए, शेखावटी क्षेत्र, जो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। तो देखिएगा, शेखावटी क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? जो शेखावटी चुरू सीकर में पाया जाता है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ इस्लाकृतियाँ हैं, स्पेशली यहाँ पर बरखान अधिक देखने को मिलते हैं। बलुई मिट्टी है, यहाँ कम वर्षा होती है, किंतु इस क्षेत्र में कच्चे और पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जोड़ या नाड़ा कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र, और यहाँ की एक नदी है जिसका नाम है कांतली या कांडली, और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को शेखावटी में क्या बोलते हैं? तोरावाटी। अब देखिए, तीसरा जो प्रदेश है इसी में अर्धशुष्क मरुस्थल में या मैदान में, वो है गगर क्षेत्र। तो देखिए, काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ मैदान प्रदेश का विस्तार गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी भागों में है, जहाँ प्राचीन काल से ही गगर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। गगर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। वर्तमान में ये गगर जो क्षेत्र हैं हरा भरा हो गया, इंदिरा गांधी नहर से, गंग नहर से उपजाऊ है, नहरी क्षेत्र हैं। और चौथा है लूनी बेसिन, इसे गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं। लूनी प्रदेश, देखिए ये प्रदेश है ना, लूनी और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ बहती हैं, और ये पाली, सिरोही, जोधपुर और जालोर जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है ना। और वर्तमान में यहाँ वायु की क्रिया अधिक होने से यहाँ पर जो है कहीं पर कांप मिट्टी का क्षेत्र भी पाया जाता है। लेकिन लूनी नदी का जो पानी है बालोतरा तक तो क्या है, पहाड़ी अफवाह तंत्र के कारण मीठा है, और उसके पश्चात जो है खारे पानी की पचमदरा झील के कारण यहाँ पर जो है नमक के कण अधिक घुल जाते हैं, और बालोतरा को पार करने के बाद लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो अब देखिएगा, हमने इस द्रातली प्रदेश को कुल वापस कितने भागों में बांटा था? तो हमने इसको 2 भागों में बांट दिया था, शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान के नाम से हमने इसको बांट दिया। भारत तो बताइए, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। कितना परसेंट भाग में फैला हुआ? राजस्थान के लगभग 61% भाग में। दूसरा बताइएगा, ये किसका अवशेष कहलाता है? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष कहलाता है, या मैदान का। तो ये किसका अवशेष है बताइएगा? 33 सागर का अवशेष है। क्यों है 33 सागर का अवशेष? क्योंकि यहाँ पर जहाँ तारका मरुस्थल है पहले क्या था? 33 सागर था। तो बताइए, गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं। तो बताइए, इस मरुस्थल में राज्य की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? लगभग 40% जनसंख्या। तो बताइए, यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क और विषम जलवायु।
वन कैसे हैं? कांटेदार झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। मिट्टी कैसी है? रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। बताइए इस जो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या? सबसे बड़ी विशेषता है रेत के दौरे या बालू का स्तूप। क्या है? रेत के दौरे या बालू का स्तूप, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है। तो इस तरह से ये मरु या मरुस्थल के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने धन्यवाद कर दिया। अब क्या आगे क्या करना भाई?